हाँ भाई, हेलो, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का संस्कृत बाय अंशराज सर यूट्यूब चैनल पर। मैं अंशराज चक्रधारी आप सभी साथियों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। आ जाइएगा और सभी को बुला लीजिएगा कि क्लास प्रारंभ हो चुकी है। एक बार सभी को बुला लीजिएगा ताकि सुचारू रूप से हम क्लास को प्रारंभ कर सकें। और आनंद, आज की भी जो क्लास रहने वाली है, शानदार क्लास आप लोगों की रहेगी। उच्चारण स्थान से संबंधित आप सभी को पता है, सभी एग्जामों में एक सवाल जरूर पूछा जाता है, इसलिए आज के बाद उच्चारण स्थानों से संबंधित आपके कोई सवाल शेष नहीं बचेगा। पार्वती जी, सोनी नमस्ते, स्वागत है आपका। रीना जी गुड इवनिंग, अंजना जी नमस्ते, काजल नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। एक बार सभी को बुला लीजिएगा ताकि क्लास को। विवेक चंदेल जी नमस्ते, स्टडी ज्ञान गुना की धरती से प्रणाम प्रणाम, स्वागत है आपका भी। एल के फौजी प्रणाम, स्वागत है आपका फौजी साहब। चलिए, जैसा कि आप सभी को पता है, भरतराज जी धन्यवाद आपका भी। आराधना राजपूत नमस्ते, रितु तिवारी प्रणाम, रुकिया जी नमस्ते, HR कुमार राम राम गुरु जी राम राम, उमा यादव गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी बंधुओं का। आ जाइएगा एक बार और जुड़ जाइएगा। हेलो, जल्दी बोलो, मैं लाइव आ रहा हूँ यूट्यूब। हाँ, यूट्यूब पे लाइव हूँ, क्लास देख लीजिएगा आप भी। चलिए, चलिए आ जाइएगा मित्रों, सभी को बुला भी लीजिएगा कि क्लास प्रारंभ हो गई। उमा जी, सर आपने उसकी PDF नहीं डलवाई है, आज डल जाएगी। आज की और कल की दोनों क्लासें में डलवा दूंगा। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा। गौरी शंकर जी नागर राम राम, स्वागत है गौरी शंकर जी आपका। सोनम कुशवाहा जी राधे राधे। चलिए, भरतराज जी धन्यवाद। राम भाई चौरसिया नमस्ते, स्वागत है आप सभी साथियों का। आइएगा, जैसा कि आप सभी को पता है, 23 दिन में हम MP वर्ग 3 को फतेह करने वाले हैं। 23 में से 23 का जो टारगेट है वो लेकर के चलने वाले हैं और मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा। यदि आप लोगों ने भी मेरे साथ के साथ मेहनत की तो फिर मैं कह सकता हूं कि जो हमारा आगाज अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा होगा। आप सभी एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाओगे। सर जी पहले कितनी क्लास देखे? प्रमोद सर जी भी अभी लाइव हैं। अब वो तो आपको डिसाइड करना है कि भाई किन की क्लास देखनी है, किसकी नहीं देखनी है। जहाँ आपको उचित लगता है वहाँ आप क्लास देखिएगा। चलिए, उमा जी, जी सर। चलिए, रुकिया जी धन्यवाद। चलिए आइएगा मित्रों, करते हैं आज के सेशन को प्रारंभ। जानदार शानदार आज का सेशन हम करने वाले हैं, इसलिए आप सभी विद्वान साथियों का धन्यवाद। पेन कॉपी थाम लीजिएगा, उठा लीजिएगा और लिखना प्रारंभ कर दीजिएगा। आप आरती जी नमस्ते। पार्वती जी, सर टेलीग्राम पर किस नाम से ज्वाइन करना है? संस्कृत बाय अंशराज सर, कृतिका क्लासेज नाम से अपना टेलीग्राम है। चलिए आइएगा, जैसा कि आप सभी को पता है, थोड़ा सा मैं थंबनेल के बारे में आपसे परिचर्चा कर लेता हूं। वैसे थंबनेल पर मैंने आपसे बात नहीं की अभी तक, लेकिन थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूं आज की क्लास के माध्यम से। आइएगा इधर। चलिए मित्रों, करते हैं थोड़ी सी वार्तालाप आपसे। जैसा कि आप सभी को पता है, MP टेट वर्ग 3 इसको तो हम टारगेट करके चल ही रहे हैं, लेकिन ये जो क्लास है राजस्थान रिट के लिए, CTET के लिए भी अति महत्वपूर्ण होने वाली है। और आज की क्लास के माध्यम से हम संपूर्ण उच्चारण स्थान, जितनी भी पूछने योग्य सामग्री होगी परीक्षा में, जहाँ जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, कैसे कैसे सवाल यहाँ से बनते हैं, सभी सवालों की विस्तार पूर्वक आज की क्लास के माध्यम से मैं आप सभी विद्यार्थियों से परिचर्चा करने वाला हूँ, सभी विद्यार्थियों से वार्तालाप करने वाला हूँ। चलिएगा, जैसा कि आप सभी को पता है मित्रों, 30 दिन में संपूर्ण थ्योरी क्लासेज के माध्यम से
MP वर्ग 3 का कोर्स YouTube के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों के आग्रह से मैं लेकर के आया हूं और आप लोगों का जो प्रेम स्नेह है, विश्वास है, मुझे भरपूर मिल रहा है और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आप लोगों का अच्छे से मैं संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूरा करा सकूं। चलिएगा, यहाँ पर ये आज हमारी जो तीसरी क्लास है, तीसरी क्लास को लेकर के हम आए हैं और तीसरी क्लास के माध्यम से आज हम जुड़ रहे हैं। चलिएगा, आइएगा मित्रों, थोड़ी सी बातें और मैं आप लोगों से करता हूं, थोड़ी सी वार्तालाप और मैं आप लोगों से करता हूं। चलिए, MP वर्ग 2 का जो चयन परीक्षा वाला पाठ्यक्रम है उसका पात्रता विगत वर्ष में हो चुकी थी, चयन परीक्षा इसकी बात बाकी है। लेकिन जो भी MP वर्ग 2 के टेस्टों के माध्यम से मेरे से जुड़ना चाहता है तो यूँ मान लीजिएगा, टाइपिंग का भी पैसा नहीं लिया मैंने आप लोगों से, मात्र 151 रुपये में ये टेस्ट सीरीज आपको कृतिका संस्कृत क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है। जो भी टेस्ट के माध्यम से जुड़ना चाहता है, संपूर्ण टेस्ट MP वर्ग 2 के देना चाहते हैं, तो उन सभी विद्वान साथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आइएगा, थोड़ी सी बातें और मैं आपसे कर लेता हूँ, थोड़ी सी वार्तालाप और मैं आपसे कर लेता हूँ। चलिए, और RPSC सेकंड ग्रेड का कोर्स भी हमने लॉन्च किया है। अगर राजस्थान RPSC सेकंड ग्रेड से आप तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हो, तो उसका भी पेड कोर्स हमारे कृतिका संस्कृत क्लासेज पर उपलब्ध है, तो वो भी आप परचेज कर सकते हो। और MP वर्ग 2 का जो चयन परीक्षा का पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग नवीन जी ताऊ सर्व नमो नमः, सर्वभ्य नमो नमः। सर, आपकी लाइव क्लास नहीं थी क्या? सर, आपकी लाइव क्लास ही तो है मेरे भाई नंदू। हाँ, कल नहीं थी। कल क्या मेरा गला थोड़ा ज़्यादा ही खराब हो रहा था, क्योंकि रोजाना 11-12 घंटे अभी क्लासेस चल रही है ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से, तो कल क्या थोड़ा ज़्यादा गला खराब हो गया था, इस कारण से मैं आप लोगों से लाइव नहीं जुड़ पाया था। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि चाहे कितनी व्यस्तता हो, कितना ही समय का अभाव हो, लेकिन जैसा कि अपन ने कहा है 30 दिन में संपूर्ण थ्योरी के माध्यम से MP वर्ग 3 वालों को सौगात लौटाने वाला हूं, तो आप बेफिक्र रहिएगा, संपूर्ण आपको 30 दिन में मिलेगा। चलिए, MP वर्ग 2 चयन परीक्षा का कोर्स कृतिका संस्कृत क्लासेज पर उपलब्ध है। यदि कोई भी बंधु नंदू MP वर्ग 2 चयन परीक्षा का संपूर्ण कोर्स मेरे से पढ़ना चाहता है, तो उन सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और राजस्थान रीट पात्रता परीक्षा का कोर्स भी मात्र 499 में उपलब्ध हैं, जो भी परचेज करना चाहते हैं कर सकते हैं। और तृतीय श्रेणी रीट मेंस, जो कि 70 नंबर का जो पाठ्यक्रम है आपको यहाँ पर उपलब्ध रहेगा, उनका भी सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। चलिएगा मित्रों, आज की क्लास का, आज के सेशन को हम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, थंबनेल के माध्यम से भी पता चल रहा है, आज की क्लास आज की क्लास के माध्यम से जिस बिंदु पर हम परिचर्चा करने वाले हैं, जिस टॉपिक पर हम परिचर्चा करने वाले हैं, उच्चारण स्थान आज की क्लास के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं। तो उच्चारण स्थान की क्लास को लेकर के मैं आप लोगों से आज बात कर लेता हूं। चलिए, अन्नू जी बेहरा गुड इवनिंग, जिंदगी झालावाड़ नमस्ते। चलिए, स्वागत है आप सभी विद्वान साथियों का। अब बिना विलंब किए, हम बिना बातचीत किए हुए आज की क्लास को, आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, आ जाएगा मित्रों, और आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। चलिएगा मित्रों, आ जाइएगा और आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। चलिए, आइएगा, जुड़िएगा और आज की जो क्लास है उसको अपन प्रारंभ करते हैं। चलिए, आइएगा मित्रों, स्वागत है आप सभी का। चलिए, देखिएगा, ज्योति जी राधे राधे, स्वागत है आपका। देखो, उच्चारण स्थान आज की क्लास में हम रखने वाले हैं। उच्चारण स्थान आज की क्लास के माध्यम से जिनको हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान की परिचर्चा आज की क्लास के माध्यम से हम करने वाले हैं। उच्चारण स्थान पर विस्तार पूर्वक परिचर्चा हम आज की क्लास में करेंगे।
नवीन मीणा, हमारा भी रिवीजन हो जाएगा सर। बिल्कुल नवीन जी, बिल्कुल। चलिए आइएगा, उच्चारण स्थान क्या होते हैं एक बार मैं आप लोगों से परिचर्चा करता हूँ, बातचीत करता हूँ और जुड़ता हूँ। चलिए, जैसा कि आप सभी को पता है, उच्चारण स्थान की सबसे पहले मैं परिभाषा की बात करता हूं कि भाई उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। परिभाषा, जैसा कि आप सभी को पता है, जैसे ये वर्ण मैंने लिया क, अब ये क वर्ण अपन ने लिया, ये वर्ण जिस स्थान से बोला जाएगा, राम राम गोचर साहब, स्वागत है आपका। चलिए आरंभ, गुड इवनिंग आरंभ जी। चलिए, जैसा कि ये कोई भी वर्ण मैंने लिया, जैसे मैंने क वर्ण लिया, अब इस वर्ण को आप बोलने के लिए जिस स्थान से बोलोगे वो स्थान इस वर्ण का क्या कहलाएगा, उच्चारण स्थान कहलाएगा। अर्थात मैं कह दूं, जो वर्ण जिस स्थान से उत्पन्न होता है या जो वर्ण जिस स्थान से बोला जाता है वह स्थान उस वर्ण का क्या कहलाता है, उच्चारण स्थान कहलाता है। अर्थात मैं यूं कह दूं कि जो वर्ण का प्रथम प्रकाशन स्थल है वो वर्ण का प्रथम प्रकाशन स्थली क्या कहलाता है, उच्चारण स्थान कहलाता है। अर्थात जो वर्ण जिस स्थान पर पहली बार प्रकाशित होता है, पहली बार जिस जगह से निकलता है, वो स्थान क्या कहलाता है, उच्चारण स्थान कहलाता है। उच्चारण स्थानों का पता सामान्य मनुष्य भी कर लेता है, इसलिए उच्चारण स्थानों को अनुभूति गम्य माना गया है। अनुभूति गम्य भी इनको कहा जाता है, किनको, उच्चारण स्थानों को। इन्हें अनुभूति गम्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो सामान्य मनुष्य है, सामान्य मनुष्य भी उच्चारण स्थानों का अनुभव कर लेता है कि हमारे शरीर में कहाँ कंठ हैं, कहाँ मुर्दा हैं, कहाँ तालु है, इन सभी का जो अनुभव है सामान्य मनुष्य भी कर लिया करता है। इसलिए इनको क्या कहते हैं, अनुभूति गम्य के नाम से जाना जाता है। आइएगा, सबसे पहले अपन जानते हैं परिभाषा, और परिभाषा लिखिएगा। जो वर्ण जिस स्थान से बोला जाता है जो वर्ण जिस स्थान से बोला जाता है वह स्थान उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। उच्चारण स्थान कहलाता है। अर्थात जो वर्ण जिस स्थान से बोला जाता है वह स्थान उस वर्ण का क्या कहलाता है, उच्चारण स्थान। मनसा जी गुजर, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भरतराज जी, आप मेरा काम कर रहे हो। चलिए आइएगा, अर्थात मैं कह दूं, वर्ण के प्रथम प्रकाशन स्थल को ही उच्चारण स्थान कहा जाता है। उच्चारण स्थान कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि मैं आगे बढ़ूं। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि मैं आगे बढ़ूं। बिल्कुल सर, लीजिएगा। आगे चलते हैं। चलिए, आइएगा। चलिए, जैसे जो वर्ण जिस स्थान से बोला जाता है वो स्थान उस वर्ण का क्या कहलाता है, उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थानों का अनुभव सामान्य मनुष्य कर लेता है, इसलिए इनको क्या काम ने, अनुभूति गम्य कहा है। सुनिएगा, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वह सामान्यतः उच्चारण स्थान 8 होते हैं। क्या कहा मैंने, पाणिनीय शिक्षा वह सामान्यतः उच्चारण स्थान कितने होते हैं, 8 होते हैं, जिनको एक कारिका के माध्यम से बताया गया है। आइएगा, जानिएगा। यानी मैं यूं कह दूं, पाणिनीय शिक्षा वह सामान्यतः उच्चारण स्थान
8 होते हैं, 8 होते हैं, कितने होते हैं मित्रों? 8 होते हैं, जिन्हें एक कारिका के माध्यम से बताया गया। आइएगा उस कारिका से मैं आपको रूबरू कराता हूं, कौन सी वो कारिका है। चलिए देखो, बोला गया है अष्टौ स्थानानि, अष्टौ स्थानानि वर्णानां उरः कंठः शिरस्तथा अष्टौ स्थानानि वर्णानाम् और कंठ शिरस्तथा जिह्वामूलं दन्ताश्च, जिह्वामूलं दन्ताश्च नासिका ओष्ठौ च तालु च। तालु च। इस कारिका के माध्यम से 8 उच्चारण स्थानों की परिचर्चा की गई है। संत नाजी यादव नमस्ते, स्वागत है आपका। चलिए क्या क्या बताए गए हैं एक बार ध्यान दे लीजिएगा। इधर क्या कहती है कारिका? अष्टौ यानी 8 होते हैं, स्थानानि का मतलब उच्चारण स्थान, वर्णानाम यानी वर्णों के, वर्णों के 8 उच्चारण स्थान होते हैं। पहला शब्द बोल रहे हैं उरस। उरस का मतलब होता है, क्या होता है गुरुजी? हृदय। हृदय को कहा गया है उरस। कंठः, शिरः, सिर किसको लिए कहा गया है गुरुजी? तो याद रखिएगा, पाणिनि शिक्षा में मुर्दा को शिरस के नाम से जाना जाता है। यथार्थ मुर्दा के 2 नाम हैं, एक तो शिरस है और दूसरा मुर्दा है। तथा और जिह्वामूलम यानी जिह्वामूल, दंताश्च दंत, नासिका नासिका और ओष्ठ और तालु, ये 8 उच्चारण स्थान बताए गए हैं। कितने उच्चारण स्थान बताए हैं? 8। हाँ ज्योति जी बोलिएगा। ये 8 उच्चारण स्थान होते हैं। अर्थात अपन कह दें कि कौन कौन होते हैं। पहला, सबसे पहले हम लेंगे उरस। उरस का मतलब क्या होता है गुरुजी? हृदय। दूसरे की बात करूं मैं तो दूसरा क्या हो जाएगा? उरस के बाद में आगे चलते हैं तो सबसे पहले आता है हमारे कंठ। कंठ के बाद में तीसरे नंबर पर हम लेंगे तालु। तालु के बाद में हम चौथे नंबर पर लेंगे मुर्दा। आपसे पूछे कि मुर्दा के लिए पाणिनि ने किस शब्द का प्रयोग किया, तो फिर आपका जवाब होना चाहिए शिरस। याद रखिएगा, जब ऑप्शन में ऐसा प्रश्न वो करेगा जैसा आपको अच्छा लगता है ज्योति जी, ये आपकी मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है कि भाई मैं लाइव पढ़ूं या रिकॉर्डेड पढ़ूं। जैसा आपको उचित लगता है वैसा आप स्वतंत्र हो। चलिए देखिएगा, मुर्दा या शिरस, आपसे पूछे कि पाणिनि ने मुर्दा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। ऑप्शन में आपको उरस भी मिलेगा और शिरस भी मिलेगा। और एग्जाम में स्थिति ये रहती है कि एक बार आपके दिमाग में उरस आ गया ना, जब तक आप परीक्षा हॉल में रहोगे मित्रों, तब तक आपके दिमाग में उरस ही चलेगा। और जैसे आप परीक्षा के बाहर आओगे तो फिर आपको पता चलेगा, अरे एक सत्यानाश हो गया, ये तो उरस नहीं था, शिरस था। इसलिए यहाँ पर कोई कंफ्यूज वाली स्थिति मत पालिएगा, एकदम कन्फर्म याद रखिएगा कि पाणिनि ने मुर्दा के लिए किसका प्रयोग किया? शिरस। शिरस का मतलब सिर होता है, जो सिर वाला भाग होता है, जैसे बालक के लबजब ऐसी स्थिति बनी रहती है छोटे वाले बालक के, वो वाला जो स्थान हुआ करता है उसको कहा जाता है मुर्दा। उसको इस सिर बोलते हैं गांव के जो लोग होते हैं वो। फिर यदि मैं 5वें की बात आपसे करूं, 5वां जो उच्चारण स्थान हमारा होगा मुर्दा। मुर्दा के बाद में हम लेंगे दंत यानी दंता, और दंता के बाद में जो छठा हम लेंगे वो क्या ले लेंगे? जिह्वामूल। क्या ले लेंगे? मुर्दा के बाद में अपन ले लेते हैं नासिका। नासिका, और फिर 7वें नंबर पे ले लेते हैं जिह्वामूलम। जिह्वा। तालु हो गया, कंठ हो गया, सिर हो गया, मुर्दा हो गया, कंठ, कंठ, तालु, मुर्दा, दंता, ओष्ठ। पहले यहां ओष्ठ रखते हैं, ओष्ठ। फिर जिह्वा मूली ले लेते हैं, जिह्वा मूलम,
और जिह्वा मूलम के बाद में हम ले लेते हैं 8वें नंबर पर नासिका। तो मित्रों उच्चारण स्थान आपसे जब भी पूछे तो कितने बताओगे? 8 उच्चारण स्थान आपको यहाँ पर बताना होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि मैं आगे चलूं। चलिए जी गुरुजी ले लिया हमने, अब आप आगे चलिएगा। चलिए आगे चलता हूं मित्रों, देखिएगा। आगे मैं आपसे बात करूं तो आइएगा वापस। लेकिन आपसे पूछे कि सवर्णता के आधार पर, सवर्णता के आधार पर, किसके आधार पर मित्रों? सवर्णता के आधार पर। सवर्णता के प्रसंग में, सवर्णता के प्रसंग में, सवर्णता के दृष्टि कोण से उरस का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। अर्थात इस सवर्णता के प्रसंग का तात्पर्य यहाँ है कि यदि हम पूरे वर्णों को उच्चारण करके देखें, पूरे वर्णों को बोल के देखें, तो फिर सभी वर्णों को हम कितने स्थानों से बोल पाएंगे? 7 स्थानों से बोल पाएंगे। इसलिए सवर्णता के प्रसंग में यदि आपसे पूछे कि उच्चारण स्थान कितने होते हैं मित्रों, तो फिर आपका जवाब होना चाहिए मेरे विद्यार्थियों कि 7 होते हैं। उरस का प्रयोग नहीं होता है, अतः उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान 7 बताए गए हैं, 7 बताए गए हैं। अर्थात सवर्णता के प्रसंग में उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। याद रखिएगा, किसी भी एंगल से बहुत सारी किताबों में बहुत सारे ज्ञान झाड़ने वाले आपको उच्चारण स्थानों की संख्या 11 भी बताएंगे, लेकिन किसी भी एंगल से 11 नहीं लगाना है मेरे बच्चों। 11 किसी भी एंगल से उच्चारण स्थान नहीं होते हैं। उच्चारण स्थान 8 होते हैं। यदि नाम नहीं दे और डायरेक्ट आपसे पूछे कि कति उच्चारण स्थान आनी, तो फिर आपका जवाब होना चाहिए 8। उच्चारण स्थान सदैव 8 ही होते हैं। लेकिन आपसे पूछे कि गुरुजी सवर्णता के प्रसंग में उच्चारण स्थान कितने होते हैं, तो फिर आपका जवाब 7 होना चाहिए। सवर्णता का तात्पर्य जैसा कि मैंने आपको बता दिया, सभी वर्णों को हम बोल करके देखेंगे, इनका उच्चारण करके देखेंगे, तो सभी वर्णों को हम 7 जगह से बोल पाएंगे, 7 जगह से इनका उच्चारण स्थान कर पाएंगे। लेकिन यहां पर एक बात आती है मित्रों, वो मैं आपको बताता हूं। सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी व लघु सिद्धांत कौमुदी में, लघु सिद्धांत कौमुदी में 11 पंक्तियों के माध्यम से, पंक्तियों के माध्यम से वर्णों का उच्चारण स्थान बताया गया है, का उच्चारण स्थान बताया गया है, स्थान बताया गया है। 11 पंक्तियां हमें सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी में मिलती है, और उन 11 पंक्तियों के माध्यम से सभी वर्णों का क्या बताया गया है? उच्चारण स्थान बताया गया है। जो 11 पंक्तियां निम्न है मित्रों, वह 11 पंक्तियां, 11 पंक्तियां निम्न हैं। अब वो 11 पंक्तियां कौन कौन सी हैं? आइएगा मित्रों, मैं आपको रूबरू कराता हूं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बसंती जी सर कोचिंग के जैसे ही पढ़ाते हैं ना? अरे बिल्कुल बिल्कुल बसंती, क्या लग रहा है आपको? कोचिंग में तो ये पंक्तियां मैं लिखवाता भी नहीं हूँ, मैं वहाँ बोलता हूँ और बच्चे लिखते हैं। और यहाँ तो एक एक्स्ट्रा काम मैं कर रहा हूँ, लिख भी मैं ही रहा हूँ, सिर्फ आपको तो स्क्रीनशॉट लेना है मात्र। हाँ, भट्टो जी दीक्षित द्वारा सिद्धांत कौमुदी लिखा गया है और आचार्य वरदराज द्वारा लघु सिद्धांत कौमुदी लिखा गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि मैं आगे बढ़ूं। गुरुजी ले लिया हमने, चलिए आगे बढ़िएगा। तो आइएगा मित्रों, आइएगा आगे चलते हैं, लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं और
अगले 11 पंक्तियों को हम जानते हैं, कौन सी 11 पंक्तियों के माध्यम से उच्चारण स्थान बताए गए हैं। पहली पंक्ति हमारे पास आती है मित्रों, उस पहली पंक्ति से मैं आप लोगों को रूबरू कराता हूं। पहली पंक्ति कौन सी है तो देखिएगा। पहली पंक्ति हमारे पास आती है मित्रों, अ कुह विसर्जनीयानाम जनीयानाम अक्वह विसर्जनीयानाम कंठः। पहली जो पंक्ति है मित्रों क्या है, अक्वह विसर्जनीयानाम कंठः। ये क्या कहती है, आइएगा एक बार मैं आपसे बताता हूं ये क्या कहना चाहती है। ये कह रही है गुरुजी कि कहाँ से बोले जाने वाले वर्ण, कंठ से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन हैं। तो देखो अ का मतलब क्या है, अ आ अतार्थी आ कितने प्रकार के हैं, 18 प्रकार के हैं। वर्णमाला में अपन जानेंगे कितने प्रकार के हैं, 18 प्रकार के हैं। चलिए 18 प्रकार के हैं। अब ये आ का तथा कु का मतलब क्या होता है गुरुजी, कु का मतलब होता है क वर्ग, क वर्ग। और क वर्ग में कौन कौन आते हैं, क ख ग घ और अंग, इन 5 वर्णों का, तथा ह का, और साथ में ही विसर्ग का। विसर्जनीय विसर्ग का ये दूसरा नाम होता है। तो यहाँ पर अ आ क वर्ग और ह का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। इसलिए मित्रों इन सभी वर्णों को हम किस नाम से जानेंगे, तो याद रखिएगा इन सभी वर्णों को हम कंठीय वर्णों के नाम से जानेंगे। कंठीय वर्ण, इन सभी वर्णों को हम क्या कहेंगे, कंठीय वर्ण कहेंगे। आपसे पूछे अकारस्य उच्चारण स्थानम किम, कंठः, हकारस्य उच्चारण स्थानम किम, कंठः, अर्थात कंठीय वर्ण वर्तते अक्व विसर्जनीयानाम कंठः। ऐसे आपके जवाब होना चाहिए। चलिएगा आइएगा मित्रों, अगली पंक्ति की ओर लेकर के मैं आपको चलता हूं। दूसरी पंक्ति हमारे पास आती है, और जो दूसरी पंक्ति हमारे हैं वो कौन सी है, तो वो आती है ईचु ये सा नाम तालु, ईचु ये श्या नाम, ईचु ये सा नाम तालु, ईचु ये सा नाम तालु। अर्थात तालु से बोले जाने वाले वर्ण, कहाँ से बोले जाने वाले मित्रों, तालु से बोले जाने वाले वर्ण क्या हैं, तालु से बोले जाने वाले वर्ण क्या हैं। तो एक बार मैं आपको तालु से बोले जाने वाले वर्णों से अवगत कराता हूं। कहाँ से बोले जाने वाले मित्रों, तालु से। तो तालु से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, छोटा और बड़ा दी, ई आ जाएगा, ई का मतलब 18 प्रकार का ई आ जाएगा, प्लस चू, चू का मतलब क्या है गुरुजी, च वर्ग। और च वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो आपको याद होना चाहिए च, छ, ज, झ और ये 5 वर्ण क्या कहलाते हैं, ये 5 वर्ण च वर्ग में आते हैं, च च ज ज हैं। और यकार, यकार का मतलब ये जो कि 2 प्रकार का होगा, आगे जानेंगे। और साथ में कौन है, स्य। ये सभी वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं गुरुजी, ये सभी वर्ण गुरुजी तालु से बोले जाते हैं। इसलिए इन सभी वर्णों को हम क्या कहेंगे गुरुजी, तालव्य वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, तालव्य वर्णों के नाम से इन सभी वर्णों को हम जानेंगे। तो तालव्य वर्ण कौन कौन से हैं, मोनिका जी मेघवाल, तालव्य, बिल्कुल बहुत अच्छे। शोभनम मोनिका जी स्वागत है आपका भी। आइएगा आगे मैं परिचर्चा आप लोगों से करता हूं। अगली पंक्ति की ओर मैं आपको लेकर के चलता हूं। अब हमारे पास अगली जो पंक्ति आती है मित्रों, उस पंक्ति से मैं आपको रूबरू कराता हूं। अगली जो पंक्ति हमारे पास आती है वो कौन सी आती है, तीसरी पंक्ति हमारे पास आती है अक्वा विसर्जनिया नाम कंठ है, इच्छुषा नाम तालु। और तीसरी जो आती है वो आती है रिटुर्षा नाम मुर्दा। बहुत अच्छे मित्रों, आप शांतिपूर्वक पढ़ रहे हैं, पढ़िएगा, आनंद लीजिएगा, एंजॉय के साथ पढ़िएगा। अक्वा विसर्जनिया नाम कंठ है, इच्छुषा नाम तालु, री टू र साणाम रिटुर्षाणाम मुर्दा। आप सभी को पता है पाणिनि ने मुर्दा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, अभी अभी मैंने आपको बताया था, कमेंट में बताइएगा पाणिनि ने मुर्दा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया। सर वर्ग 2 की क्लास नहीं लेते हो ऐप पर, अरे भाई लेंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। हेमराज जी लवंसी, जल्द आपके क्लासें स्टार्ट हो जाएगी, और जब क्लास स्टार्ट करूंगा तो बीच में कोई गैप नहीं होगा आप लोगों के। चलिए मैं इंतज़ार कर रहा हूं कि रूल बुक आ जाए, ताकि आपको एक्स्ट्रा मैटर पढ़ाने से बच जाए, आप भी पढ़ने से बच जाएं और मैं भी बच जाऊं एक्स्ट्रा मैटर पढ़ाने से। जो रूल बुक में पाठ्यक्रम होगा उसके अकॉर्डिंग अपन संपूर्ण पाठ्यक्रम को कर सकें अच्छे से। चलिए आइएगा
तो फिर यहाँ कौन से वर्ण मुर्दा से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, तो आइएगा बात करते हैं। यानी मुर्दा से बोले जाने वाले वर्ण, मुर्दा के लिए आप सभी को पता है, मुर्दा के लिए पाणिनि ने किस शब्द का प्रयोग किया, तो सिरस का। यानी मुर्दा से बोले जाने वाले वर्ण यानी सिर से बोले जाने वाले वर्ण सिरस कौन कौन है? री, अर्थात री दोनों प्रकार का आ जाएगा, वैसे तो ये 30 प्रकार का होता है। साथ में कौन आ जाएगा? टू, टू को मतलब कैसे यहाँ ट वर्ग, और ट वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं गुरुजी? तो ट, ठ, ड, ढ, ढ और न, ये पांचों तो ट वर्गीय वर्ण आ जाएंगे। साथ में ही र का मतलब रेप, र का, तथा इस स का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? मुर्दा से। इसलिए साथ ही ये सभी वर्ण क्या कहलाते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं? तो याद रखिएगा ये सभी वर्ण मूर्धन्य वर्ण के नाम से जाने जाते हैं, मूर्धन्य वर्ण। इन सभी वर्णों को हम क्या कहेंगे? मूर्धन्य वर्ण कहेंगे। इसलिए आप भी एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैंने भी स्क्रीनशॉट ले लिया, आप भी ले लीजिएगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए ले लिया है गुरुजी, आगे चलिएगा। चलो मित्रों आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद भरतराज जी, आप बीच बीच में मेरा काम कर रहे हैं इसलिए। और आप सभी को पता है मित्रों, मैं बार बार नहीं कहता कि आप मेरी क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा है, चाहे MP वर्ग 3 वाला बालक तैयारी कर रहा हो, या राजस्थान रिट की तैयारी कर रहा हो, या CTET की तैयारी कर रहा हो, शब्द भी बाहर नहीं जाने वाला एग्जाम में संपूर्ण थ्योरी के माध्यम से आप लोगों को निःशुल्क YouTube पर मैं संपूर्ण क्लासें उपलब्ध कराने वाला हूं। चाहता तो मैं ऐप पर कोर्स भी लॉन्च कर सकता था, पैसे भी मैं कमा सकता था, लेकिन पैसे तो मैं कमा ही लूंगा क्योंकि पूरी जीवन है मेरे साथ। और लेकिन आप लोगों को एक बार मैं चाहता हूं कि जितने भी भटकाव वाले विज्ञापन आप लोगों को मिल रहे हैं, वहां पर आपको एक बार सटीक जो पाठ्यक्रम है MP वर्ग 3 का, आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़े, आपको कम भी नहीं पढ़ना पड़े, एक बार संपूर्ण पाठ्यक्रम ईमानदारी से आपको YouTube के माध्यम से मिल जाए। इसलिए ही मैं आप सभी के आग्रह से YouTube पर के लेकर के आया हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी मेरी जो क्लास है स्टेटस पे फेसबुक पर आप सभी ने शेयर कर ही दी होगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों से कल की क्लास में बोला था भी सही। चलिए आइएगा मित्रों, आगे चलता हूं मैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे मैं लेकर के चलता हूं, 3 पंक्तियां हमने जान लिए, चौथी पंक्ति की ओर मैं आपको लेकर के चलता हूं। चौथी पंक्ति जो हमारे पास आती है मित्रों, वो क्या आती है, उस चौथी पंक्ति की मैं आपसे परिचर्चा करता हूं। चौथी जो पंक्ति हमारे पास आती है, पहली आई है अकुह विसर्जनिया नाम कंठा है, इचुएसा नाम तालु, ऋतुषा नाम मृदा, और चौथी आती है ऋतुलसा नाम दंता। चाहिए चौथी पंक्ति हमारे पास आती है री तुल सा नाम ऋतुल सा नाम दंताह। अब एक बात बता देता हूं मित्रों, जितने भी उच्चारण स्थान थे अभी तक हमने एक वचन में लिखे थे, लेकिन ये जो दंता है शब्द लिखा है क्योंकि बहुवचन में लिखा है, और आप सब जानते हो क्योंकि अन्य उच्चारण स्थान 1 या 2 होते हैं, लेकिन दंत जो होते हैं ना बहुत सारे होते हैं। घर वाले तो कहते हैं कि 32 जो दांत हैं उसे 32 बोलते हैं, और 32 तो होती है, लेकिन आज तक मेरे को 32 दांत बहुत कम लोगों के नजर आए हैं। 28 या 29 हमें नजर आते हैं। आप लोग भी गिनिएगा क्लास के बाद में आपके मुंह में कितने दांत हैं, तो 28 और 29 आपको मिलेंगे। धन्यवाद सर जी। चलिए काजल, स्वागत है आपका भी। चलिएगा, अर्थात कहाँ से बोले जाने वाले वर्ण हैं मित्रों, ये दांतों से बोले जाने वाले, दांतों के सहयोग से बोले जाने वाले वर्ण हैं। अर्थात दांतों से बोले जाने वाले, दंत से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, तो आप बता दीजिएगा। लृ जो कि 30 प्रकार का होता है, तू का मतलब क्या होता है गुरुजी? त वर्ग। और त वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आप सभी को पता है त, थ, द, ध और न, ये आते हैं। और साथ में कौन आता है? ल 2 प्रकार का होता है, और साथ में कौन होगा? स। ये सभी वर्ण कहाँ से बोले जाएंगे गुरुजी? ये सभी वर्ण गुरुजी दंतों के सहयोग से बोले जाते हैं, इसलिए इन सभी वर्णों को हम दंतय वर्णों के नाम से जानेंगे। दंतय वर्णों के नाम से इनको हम जानेंगे। अर्थात दंतय वर्ण कौन कौन से हैं, तो फिर ल, री, त वर्ग का त, द, न, ल और स कहाँ से बोला जाता है? दांतों से।
बिल्कुल पार्वती जी, बहुत अच्छे। आइएगा अगली पंक्ति की ओर मैं आपको लेकर के चलता हूं। पांचवी पंक्ति हमारे पास किस नाम से आती है, तो पांचवी पंक्ति से मैं आपको अवगत कराता हूं। पांचवी पंक्ति हमारे पास आती है, अक्व विसर्जनिया नाम कंठ है, इच्छुषा नाम तालु, ऋतुषा नाम मृदा, ऋतुलसा नाम दंता, उपु उपु प ध मानिया नाम ओष्ठव, उपु पद मानिया नाम ओष्ठव। अतार्थ कहाँ से बोले जाने वाले वर्ण, ओष्ठव को द्विवचन लिखते हैं, अतार्थ ये दो होते हैं। आप सभी को पता है किरण कुमारी सर, एमपी और राजस्थान का सिलेबस तो सेमिना डिपेंड तो नहीं है ना। देखिएगा जो राजस्थान रिट का जो पाठ्यक्रम है वो थोड़ा ज़्यादा है, एमपी का जो पाठ्यक्रम है वो बहुत सामान्य है राजस्थान के रिट के पाठ्यक्रम की अपेक्षा। लेकिन राजस्थान रिट की यदि कोई बालक तैयारी कर रहा है तो एमपी का पाठ्यक्रम स्वतः ही कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सर एमपी की भाषा बोलो ना, तो आप का एमपी की भाषा सुनने को लाने आयो का मोड़ा, का रे एमपी की भाषा सुनने के लाने आयो का जहाँ। अरे पढ़ ले रे मेरे भैया, पढ़ ले, नहीं तो का होगो तेरो, मुझे तो कच्चू नहीं लग रो तेरो। आओ गुरुजी आओ, करते हैं कच्चू कच्चू, आओ। चलिए देखो मेरे भाइयों, कहाँ से ओष्ठों से बोले जाने वाले वर्ण, कहाँ से बोले जाने वाले वर्ण, अरे गुरुजी ओष्ठन से बोले जाने वाले वर्ण। कहाँ से गुरुजी, ओष्ठन से। गुरुजी ओष्ठ कितने होते हैं, तो दो होते हैं। चाहे आप वर्णों का उच्चारण स्थान करो, चाहे और कोई भी काम करो, दोनों ही ओष्ठों की आवश्यकता होती है। अगर एक भी ओष्ठ आपने छोड़ दिया तो फिर इनका उच्चारण स्थान आप नहीं कर पाओगे। शिव कुमार व्यास जी कह रहे हैं क्या ऐप पर क्लास लगी है सर? नहीं अभी तो नहीं लगी है। चलिएगा ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन हैं, उ छोटा और बड़ा दोनों आ जाएगा, और साथ में कौन आ जाएगा, पू। पू का मतलब क्या होता है गुरुजी, प वर्ग होता है। और प वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आप सभी को याद है, प, फ, भ, भ और म। इनका उच्चारण करने के लिए दोनों ओष्ठों का ही प्रयोग करना पड़ता है। यदि आप एक ओष्ठ को पकड़ लोगे तो फिर इनका उच्चारण नहीं कर पाओगे। जैसे एक को पकड़ लो और फिर बोलो प, बोलो तो नहीं बोल पाएंगे। अर्थात इनका उच्चारण करने के लिए हमें दोनों ही ओष्ठ चाहिए कंप्लीट, तभी ओष्ठीय वर्णों का शुद्ध उच्चारण किया जा सकता है। चलिए साथ में कौन है गुरुजी, उपद मानिए, उपद मानिए। उपद मानिए कौन होता है गुरुजी, कितने होते हैं, तो आप सभी को पता है उपद मानिए एक होता है। और कौन होता है, अर्ध विसर्ग युक्त प और फ को क्या कहते हैं, उपदमानी कहा जाता है। उपदमानी ये होते हैं। अर्थात ये सभी कहाँ से बोले जाएंगे गुरुजी, ये कहाँ से बोले जाएंगे, तो ये ओष्ठ से बोले जाएंगे। इसलिए इन सभी वर्णों को हम किस नाम से जानेंगे गुरुजी, ओष्ठीय वर्णों के नाम से जानेंगे। ओष्ठीय वर्ण, ये सभी वर्ण क्या कहलाएंगे, ओष्ठीय वर्ण कहलाएंगे। ओष्ठीय वर्णों के नाम से इनको जाना जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए गुरुजी हमने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब आप आगे चलिएगा। आइएगा मित्रों आगे चलते हैं। भूपेंद्र जी रघुवंशी पिपारिया जागीर काव्या कोचिंग ऑफ लाइन नहीं पढ़ाते। हाँ भूपेंद्र जी, मैं अभी राजस्थान में ही कोटा सर्जन क्लासेज में पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं राजस्थान का ही हूँ। वहाँ पर तो जब वैकेंसी आई थी वर्ग 1-2 की, तो उस समय मैं एमपी में गुना में पढ़ाने आया था। लेकिन जो मेरा मूल निवास स्थान है वो राजस्थान है। और आप सभी जानते हो कि हिंदुस्तान में शिक्षा नगरी से जिसे जाना जाता है कोटा में ही मैं अभी वर्तमान में सर्जन क्लासेज में अध्यापन कार्य करा रहा हूँ। और आप लोगों से भी मैं ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं, और आप भी ऑनलाइन के माध्यम से मेरे से पढ़ रहे हो, ये मेरे लिए भी हर्ष का विषय है। और मैं पूर्ण आशा करता हूं कि आप लोग जिस कार्य में लगे हुए हैं, जिस कार्य के निमित्त आप लोग पढ़ रहे हैं, आप निश्चित ही उस कार्य में सफल होंगे। ऐसी मैं आप सभी को शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं। बस मित्रों आप ईमानदारी से पढ़िएगा, धैर्य के साथ पढ़िएगा, निरंतरता के साथ पढ़िएगा। चलिए जसरत जी
अहिरवार क्या कह रहे हैं, गुरुजी ऑफलाइन गुना में नहीं पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं जी, मैं अभी ऑफलाइन शिक्षा नगरी कोटा में पढ़ा रहा हूं मित्रों। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी आपका। आइएगा मित्रों, आगे चलते हैं। 5 पंक्तियां हमने जान लिए। छठी पंक्ति के लिए मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूं और छठी पंक्ति आपके सामने रखता हूं। छठी पंक्ति जो हमारे पास आती है मित्रों, मेरे बंधुओं, मेरे नंदुओं, मेरे लल्लन टोपों, आइएगा उस छठी पंक्ति से मैं आप लोगों को रूबरू कराता हूं। वो छठी पंक्ति कौन सी है, उस छठी पंक्ति को हम जानते हैं। छठी पंक्ति हमारे पास आती है य म ण ना नाम नासिका, यम गणना नाम नासिका। छठी जो पंक्ति हमारे पास आती है नासिका च, इसके साथ च लगा हुआ है, याद रखिएगा मित्रों। ये च इस बात का संकेत हमें दे रहा है कि च का मतलब होता है और का मतलब ये हुआ कि कंठ के एक उच्चारण स्थान तो कंठ का कोई ना कोई हिस्सा होगा और नासिका भी इन वर्णों का उच्चारण स्थान होगा। अर्थात ये जो वर्ण है इनका उच्चारण स्थान 2-2 जगह से किया जाएगा। राम मीणा कह रहे हैं सर बोलो ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राम जी, बिल्कुल। सर पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर नहीं आया, बिल्कुल आएगा। कल मेरे को टाइम नहीं मिल पाया था इसलिए मैं नहीं डाल पाया, लेकिन आज डाल दूंगा दोनों दिन की। भूपेंद्र जी रघुवंशी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिएगा, आप ऑफलाइन पढ़ चुके हैं, ऑनलाइन भी पढ़िएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन में अपने ज़्यादा अंतर नहीं होता, लगभग मैं सेम ही तरीके से पढ़ाता हूँ। ऑफलाइन में इतना सा होता है कि वहाँ थोड़ी सी मनोरंजन पूर्वक बातें कर लेता हूँ और ऑनलाइन में ऐसी मनोरंजन वाली बातें मैं नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्ड होती है प्रत्येक बात। आइएगा मित्रों, आइएगा। और का मतलब है और, अर्थात कहाँ से, मुख और नासिका से। एक हिस्सा तो मुख का आएगा मित्रों और मुख के साथ ही नासिका से भी इन वर्णों का उच्चारण स्थान किया जाएगा। अर्थात ये 2-2 स्थानों से बोले जाएंगे। एक तो कौन है, मुख। मुख के साथ और कौन होगा, और। मुख और नासिका से बोले जाने वाले वर्ण, नासिका से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन हैं, तो याद रखिएगा य म ण न। ये सभी वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं, एक तो मुख से बोले जाते हैं और दूसरा नासिका से बोला जाता है। इसलिए इन सभी वर्णों को मैं आपको बता देता हूं, इन्हें कहा जाता है मित्रों अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण। अब एक बार मेरी बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा मित्रों, राज की बात बताने जा रहा हूं, कोई भी आपको नहीं बताएगा, कंफर्म कर लीजिएगा इस राज की बात को। आइएगा, एक राज की बात करता हूं आपसे मित्रों, सुनिएगा। इन वर्णों को हमने अनुनासिक वर्ण कहा। अनुनासिक वर्ण कौन होते हैं, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका से किया जाता है, और नासिका से किया जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है, ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं, अनुनासिक वर्ण कहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वर्ग का पंचम वर्ण, जो वर्ग का पंचम वर्ण है वो क्या कहलाता है, अनुनासिक वर्ण कहलाता है। याद रखिएगा मित्रों, ये किसी भी एंगल से नासिक के वर्ण नहीं है, नासिक के वर्ण नहीं है, ये नासिक के वर्ण नहीं है। अच्छे से याद रखिएगा इसको। ये कौन से वर्ण हैं, अनुनासिक वर्ण हैं। और आप सभी को पता है कि ये जो 5वें वर्ण हैं, अपन ने ये ठान रखा है, जान रखा है कि ये नासिक के वर्ण हैं। तो आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा मित्रों, ये नासिक के वर्ण नहीं है, ये अनुनासिक वर्ण हैं। तो गुरुजी नासिक के वर्ण कौन होते हैं, तो सुनिएगा। ऐसे वर्ण केवल 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 किससे बोले जाएं, नासिका से बोले जाएं। जिनका उच्चारण सिर्फ किससे किया जाए, नासिका से किया जाता है, वो वर्ण कहलाते हैं नासिक के वर्ण। और शुद्ध नासिक के वर्ण मित्रों 5 होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक तो अनुस्वार होता है और 4 यम वर्ण होते हैं। ये 5 वर्ण क्या होते हैं, शुद्ध नासिक के होते हैं। अर्थात अनुस्वार का उच्चारण आपने देखा होगा, जैसे ओम की ध्वनि हम करते हैं तो कैसे बोलते हैं, ओम। ये क्या है,
यह है अनुस्वार, और अनुस्वार सिर्फ कहां से बोला जाता है? नाक से बोला जाता है, तो ये शुद्ध नासिक के हैं। साथ में यम वर्ण है, जैसे आपने यम वर्ण देखे थे, पलिक कनी, पलिक कनी, अर्थात ये जो दूसरा वर्ण है, ये दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? यम कहलाता है, और इसका उच्चारण भी कहां से किया जाएगा? नासिका से किया जाएगा, जैसे पलिक कनी। अर्थात जो दूसरा वर्ण है यम वर्ण भी शुद्ध नासिक के वर्ण होते हैं। इस प्रकार शुद्ध नासिक के वर्णों की मैं आपसे परिचर्चा करूं तो इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती हैं। लेकिन जो वर्ग के पंचम वर्ण हैं मित्रों, मेरे साथियों, मेरे लल्लन टोपों, अच्छे से याद रखिएगा, ये नासिक के वर्ण नहीं है, ये अनुनासिक वर्ण है। राकेश जी प्रजापति, बहुत जल्द कारकों की भी क्लास होगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 30 दिन में आपको संपूर्ण थ्योरी मैं यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त करवाने वाला हूं, वर्ग 3 की। उसी के अकॉर्डिंग मैं लेकर के आपको चलने वाला हूं, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपसे परिचर्चा करने वाला हूं। लेकिन आप जानते हो कि भाई एक दिन का खाना तो है नहीं, 30 दिन होते हैं मित्र। एक दिन में, यानी एक दिन में कोर्स में कराऊं तो या तो मैं नहीं रहूंगा या फिर आपका कोर्स नहीं रहेगा। इसलिए जो टाइम लगना है वो टाइम लगेगा, निश्चित है। जो मेरा पढ़ाने का क्रम है, जिस क्रम से मैं पढ़ाता हूं उसी क्रम से मैं लेकर के चलूंगा, क्रमश से लेकर के चलूंगा। संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है आपको उपलब्ध कराने वाला हूं, और आप लोगों का मुझे सहयोग मिल ही रहा है, आप लोग अच्छा कर ही रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि रोजाना आप सभी मित्र क्लास को आपके जितने भी ग्रुपों में हैं आप सेंड करेंगे, एमपी के सभी बच्चों को जोड़ेंगे, राजस्थान वाले भी रिट वाले सभी बालकों को जोड़ेंगे ही, सभी स्टेटस लगाएंगे, फेसबुक पर डालेंगे, तो निश्चित है सभी लोग अपन से जुड़ सकेंगे, और जुड़ सकेंगे तो उनके साथ अपन अच्छा, उन आपका तो अच्छा होगा ही है, उन लोगों का भी अच्छा हो सकेगा। जी नमस्ते राकेश जी, चलिएगा आइएगा, आगे चलता हूं। इसके बाद में जो हमारे पास अगली पंक्ति आती है मित्रों, 7वें नंबर की पंक्ति, उस 7वें पंक्ति से मैं आपको अवगत कराता हूं। 7वीं पंक्ति हमारे पास आती है, ए दयितो कंठ तालु, ए दयितो कंठ तालु। ए दयितो कंठ तालु का मतलब हुआ कंठ तालु से बोले जाने वाले वर्ण। कौन कौन से वर्ण कंठ तालु से बोले जाते हैं? तो कंठ तालु से बोले जाने वाले वर्ण कंठ तालु, अर्थात दो उच्चारण स्थान से बोले जाएंगे। ये कंठ तालु से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन हैं? तो ए और आई, ये दोनों वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ तालु से। इसलिए इन दोनों वर्णों को मित्रों, मेरे साथियों, किस नाम से जानोगे आप? कंठ तालव्य के नाम से जानोगे। इन दोनों को हम कंठ तालव्य वर्णों के नाम से इनको जाना जाता है। कंठ तालव्य वर्ण इन दोनों को कहा जाता है। ये कंठ और तालिका के सहयोग से बोले जा रहे हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? कंठ तालव्य वर्ण कहलाएंगे। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक वाला बटन चाहे तो आप दबा भी सकते हो, क्योंकि आपकी अंगुलियां तो वैसे चल ही रही है, थोड़ा उधर भी घुमा दीजिएगा। चलिएगा आइएगा अगली पंक्ति की ओर मैं आपको लेकर के चलता हूं। 8वीं पंक्ति हमारे पास आती है, ओ दवतो कंठोष्टम अर्थात कंठ और ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण। कहाँ से मित्रों? कंठ और ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण कौन हैं? तो आप जवाब दे दीजिएगा। कंठ और ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण, कंठोष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण कौन हैं? तो गुरुजी आप बताइएगा। ओ और औ कहाँ से बोले जाएंगे? कंठोष्ठ से। इसलिए ये दोनों वर्ण क्या कहलाएंगे? तो आप याद रखिएगा मित्रों, ये दोनों वर्ण कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? कंठोष्ठय वर्ण। कंठोष्ठय वर्ण के नाम से इन दोनों वर्णों को हम जानेंगे। आपसे पूछे कि कंठोष्ठय वर्ण कितने हैं, कौन कौन से हैं? तो फिर ओ और औ है, कितने हैं? तो ये 6 ये होता है, 6 ये होता है, 12 नहीं सॉरी 12 ये होता है, 12 ये होता है, तो 24 ये वर्ण हुए हैं। चलिएगा एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि फिर मैं आपको आगे लेकर के चलूं। बिल्कुल गुरुजी, आगे लेकर के आप चलिएगा। चलिए 9वीं पंक्ति की ओर मैं आपको लेकर के चलता हूं।
आइएगा नवी पंक्ति की ओर हम बढ़ते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो फिर मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। बिल्कुल गुरुजी, आप हमें आगे लेकर के चलिएगा। नवी पंक्ति जो हमारे पास आती है मेरे मित्रों, मेरे विद्यार्थियों, मेरे लल्लन टोपों, आइएगा नवी पंक्ति से मैं आपको रूबरू कराता हूँ, नवी पंक्ति से आपको मिलाता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है अभी नव दुर्गे भी चल रहे हैं। सर टेलीग्राम पे किस नाम से ही है जिस पे पीडीएफ डालोगे आप? पूरा लिखता हूं मैं, देखो। संस्कृत बाय अंशराज सर कृतिका क्लासेज। इस नाम से टेलीग्राम है, बहुत बड़ा नाम है गुरुजी टेलीग्राम का। कैसे ज्वाइन करेंगे हम? तो करना पड़ेगा बंधुओं। घनश्याम जी नमो नमः। हाँ घनश्याम जी, गुजर साहब स्वागत है, कोई बात नहीं। आपने वैसे पढ़ रखा है, एमपी में भी और राजस्थान में भी 2-2 जगह पढ़े हैं और आप अच्छे विद्यार्थी हो, अच्छे विद्यार्थी हैं मेरे दृष्टिकोण से, और आप एग्ज़ाम में भी अच्छा करने वाले हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ, मैं मानता हूँ। आइएगा, चलिए मित्रों, आपने लिख लिया होगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि फिर मैं आगे नवी पंक्ति से आपको रूबरू कराता हूँ, नवी पंक्ति से आपको मिलवाता हूँ। चलिए सर, ले लिया हमने स्क्रीनशॉट, आप आगे बढ़िएगा, लीजिएगा। नवी पंक्ति से मैं आपको रूबरू कराता हूँ। और नवी पंक्ति किस नाम से है गुरुजी? तो ये आपकी नवी पंक्ति, वकारस्य दंतोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम, अर्थात ये भी 2 स्थानों से बोला जाने वाला वर्ण है। वकारस्य दंतोष्टम, अर्थात कहाँ से? दंत और ओष्ठ से बोला जाने वाला वर्ण कौन सा है? आइएगा, चलिए। अर्थात कहाँ से बोला जाने वाला वर्ण है? दंतोष्ठ से। कहाँ से मित्रों? दंतोष्ठ से बोला जाने वाला वर्ण कौन है? तो वह है, याद रखिएगा, यानी दंतोष्ठ से, दंतोष्ठ से बोला जाने वाला वर्ण कौन है? तो आप याद रखिएगा, वह है, और इसलिए वह को क्या कहते हैं? दंतोष्ठयी वर्ण कहा जाता है, दंतोष्ठयी वर्ण कहा जाता है, दंतोष्ठयी वर्ण इसको कहा जाता है। तो दंतोष्ठयी वर्ण कौन है? वह है, और वह 2 प्रकार का होता है। बिल्कुल बिल्कुल घनश्याम जी, पढ़िएगा। मैं तो कहता हूं आज नहीं तो कल होगा, हर समस्या का हल होगा। है यदि आपके परिश्रम में दम, तो फिर मरुस्थल में भी जल होगा। और अपन तो राजस्थानी है, मरुस्थल में भी जल को खोज निकालते हैं, खोज निकालते हैं। तो फिर ये रीट क्या बड़ी चीज़ है, इसको तो अपन यूँ कर देंगे, यूँ। बस ईमानदारी से, निरंतरता के साथ आपकी तैयारी चली रहना चाहिए। चलिए जी, बिल्कुल बिल्कुल, आइएगा, आगे लेकर के चलता हूँ। 10वीं पंक्ति की ओर मैं आपको रूबरू कराता हूँ। 10वीं पंक्ति हमारे किस नाम से आती है? आइएगा, 10वीं पंक्ति से आपको मैं मिलवाता हूँ। और 10वीं पंक्ति हमारी आती है जीवा मूल्य से जीवा मूलम, जीवा मूल्य से, जीवा मूल्य से जीवा मूलम, जीवा मूलम, अर्थात जीवा के मूल से बोला जाने वाला वर्ण कौन है? जीवा मूल्य है। आप सभी को पता है जीवा मूल्य कौन होता है? अर्ध विसर्ग युक्त क और ख, अर्थात जीवा के मूल से बोला जाने वाला वर्ण, जीवा मूल से, जीवा मूल से बोला जाने वाला वर्ण कौन है? जीवा मूल्य, जीवा मूल्य। और जीवा मूल्य कौन होता है गुरुजी? तो आपको सबको याद है, अर्ध विसर्ग युक्त क और ख क्या कहलाता है? जीवा मूल्य कहलाता है। इसलिए इन दोनों वर्णों को इस एक वर्ण को हम क्या किस नाम से जानेंगे? जीवा मूल्य वर्ण के नाम से जानेंगे। जीवा मूल्य, जीवा मूल्य वर्ण।
जीवामूलीय वर्ण के नाम से इसको हम जानेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सर ले लिया हमने स्क्रीनशॉट, आप आगे बढ़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम जी आपका। मन में अगर विश्वास हो तो सब संभव हो जाता है। बिल्कुल, जो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है पार्वती जी। अगर अपनी सोच अच्छी होगी, आपने ठान लिया कि नहीं मेरे को जॉब करनी है, मेरे को नौकरी करनी है, तो फिर नौकरी आपसे बड़ी नहीं है। नौकरी आपसे बड़ी नहीं है। अगर आपने ठान लिया कि नहीं नौकरी प्राप्त करना है, तो फिर आप 100% उस नौकरी को प्राप्त करोगे। आपको कोई उस नौकरी को पाने से नहीं रोक सकता। आपको फिर कोई भी उस नौकरी से पाने से नहीं रोक सकता। बस आपका मनोबल अच्छा होना चाहिए। आप जैसा सोचते हैं वैसी मेहनत आपकी होना चाहिए, और मेहनत करते हैं तो फिर कोई रोक ही नहीं सकता है। चलिए आइएगा 11वें नंबर की पंक्ति से रूबरू में आपको कराता हूं। और 11वीं पंक्ति किस नाम से गुरुजी? तो आइएगा, अंतिम पंक्ति है हमारी 11वें नंबर की पंक्ति। और 11वें नंबर की पंक्ति की बात मैं आपसे कर लेता हूं। नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य, स्वारस्य अर्थात नासिका से बोला जाने वाला वर्ण। कहां से गुरुजी? नासिका से बोला जाने वाला वर्ण, शुद्ध नासिक के वर्ण। कहां से गुरुजी? नासिका से। नासिका से बोला जाने वाला वर्ण कौन है गुरुजी? तो याद रखिएगा मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मेरे लल्लन टोपों, मेरे विद्यार्थियों, कौन है? अनुस्वार है। इसलिए अनुस्वार को ही क्या कहा जाता है गुरुजी? इसी को कहा जाता है नासिक के वर्ण। क्या कहा जाता है मित्रों? नासिक के वर्ण। क्या कहा जाता है? नासिक के वर्ण। इस प्रकार 11 पंक्तियों के माध्यम से हमने संपूर्ण उच्चारण स्थानों की प्रक्रिया को जाना। इन 11 पंक्तियों के माध्यम से हमने संपूर्ण उच्चारण स्थानों को जाना। अब इन उच्चारण स्थानों को जानने के बाद मैं आपको 3 नोटों के माध्यम से संपूर्ण उच्चारण स्थानों की प्रक्रिया को संपादित करने की ओर लेकर के चलूंगा। यहाँ पर 3 नोट आपको बताने वाला हूं। बिल्कुल बिल्कुल, प्रशांत सेन प्रणाम, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है संस्कृत बाय हंसराज सर यूट्यूब चैनल पर। चलिए बिल्कुल, तो ये 11 पंक्तियों के माध्यम से हमने संपूर्ण जो उच्चारण स्थान हैं उनकी प्रक्रिया को जाना। उनकी प्रक्रिया को जानने के बाद अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ 3 नोटों की ओर, जहाँ से अनेक बार सवाल पूछे गए हैं और आगे भी यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। इसलिए उन सभी नोटों की प्रक्रिया से मैं आपको अवगत कराता हूँ। जो पूछने योग्य बातें हैं उन बातों से मैं आपको जोड़ता हूँ। आइएगा मित्रों, आइएगा। कहीं भी आपको ये बातें नहीं मिलने वाली है। कोई भी यूट्यूब पर आगे यदि क्लास को लेकर के भी आता है तो आधा अधूरा ज्ञान देकर के चला जाता है, संपूर्णता के साथ कोई नहीं पढ़ाता है। लेकिन जैसा कि आप सभी मित्रों को याद है, सभी विद्यार्थियों को याद है, मेरे लल्लन टोपों को याद है, अपन ने कहा है कि 30 दिन में संपूर्ण थ्योरी क्लास के माध्यम से आप सभी को यूट्यूब पर मैं उपलब्ध कराने वाला हूं। लेकिन आपसे एक बात मैं कह भी देता हूं, जैसा कि मैंने थंबनेल पर भी लिखा रखा है, कुछ समय के बाद मैं क्लासों को डिलीट कर दूंगा। यद्यपि मैं पूरी नहीं करूंगा, लेकिन कुछ कुछ क्लासों को डिलीट कर दूंगा ताकि संपूर्णता से आपको नहीं मिलेगा। इसलिए इनको क्लासों को जल्दी से आप देखिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, ताकि बाद में आपको बार बार देखने की आवश्यकता नहीं पड़े और नोट्सों से आप काम चला सको, नोट्सों को आप मौखिक कर सको। ठीक है मित्र, आइएगा। चलिए आगे आगे मैं आपको लेकर के चलता हूं। पहले नोट की ओर मैं बढ़ाता हूं आपको। लीजिएगा पहला नोट, डालिएगा नोट नंबर 1। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1। चलिए, जैसा कि आप सभी को पता है मेरे मित्रों कि संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं गुरुजी? 42 वर्ण होते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 42 वर्ण होते हैं। 42 वर्णों में से 10 वर्ण ऐसे हैं मेरे मित्रों, मेरे विद्यार्थियों, जो एक वर्ण कितने स्थानों से बोला जाएगा? 2 स्थानों से बोला जाएगा। कितने स्थानों से? 2 स्थानों से बोला जाएगा। मतलब 42 वर्णों में से 10 वर्ण वैसे हैं
जो एक वर्ण कितने स्थानों से बोला जाएगा? 2 स्थानों से बोला जाएगा। जबकि 42 में से 10 घटाए तो कितने बचे? 32। और 32 वर्णों में एक वर्ण एक ही स्थान से बोला जाएगा, अर्थात एक वर्ण का उच्चारण स्थान एक ही माना जाएगा। जबकि 10 वर्णों में एक वर्ण के उच्चारण स्थान 2-2 होंगे। कितने होंगे? 2-2 होंगे। तो वो 10 वर्ण कौन कौन से हैं? एक बार मैं आपको रूबरू कराता हूँ। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। नियम नंबर 1 में मैं बोल रहा हूँ, लिखिएगा। संस्कृत वर्णमाला में 42 वर्णों में से लिखिएगा आप। पेन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पेन कॉपी लेकर के आप साथ में बैठिएगा। सर जी पीछे क्या करें? स्क्रीनशॉट लेना है। मेरी काजल ये जो अपन सेव कर रहे हैं ये दोबारा वापस स्क्रीन इसकी नहीं आएगी, डायरेक्ट पीडीएफ बन रही है, जैसा कि आपको भी पता चल रहा होगा, फिर डिलीट हो जाती है। जैसे मैं पेज से जाऊंगा अगले पे तो ये डिलीट हो जाएगी और पेज मात्र सेव हो जाएगा। वो पेज मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से डालने वाला हूं, अब दोबारा नहीं खुलेगा काजल वो। चलिए आइएगा, तो लिखेगा संस्कृत वर्णमाला में 42 वर्णों में से 10 वर्णों में एक वर्ण के उच्चारण स्थान दो होते हैं, जबकि शेष 32 वर्णों में एक वर्ण का उच्चारण स्थान एक होता है। चलिएगा, अब वो 10 वर्ण कौन कौन से हैं उन 10 वर्णों से मैं आपको रूबरू कराता हूँ, उन 10 वर्णों से आपको मिलवाता हूँ, आपकी बातचीत करवाता हूँ, आपसे मिलवाता हूँ उन 10 वर्णों को। तो वो 10 वर्ण कौन कौन से हैं? आइएगा मित्रों, वो 10 वर्ण कौन कौन से हैं एक बार देखिएगा। पहला वर्ण, पहले वर्ग के पंचम वर्ण य, ण, न और म। 5 तो ये वर्ग के पंचम वर्ण हैं। अब ये कहां से बोला जाता है आप सभी को पता है। इनके सभी के 2-2 उच्चारण स्थान हैं, 2-2 उच्चारण स्थान इनके हैं। तो देखिएगा 2-2 उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं। पहला तो आप सभी को पता है, इसका क्या है? कंठ है। इसका क्या है? तालु है। इसका क्या है? ऋतुर्षा नाम मुर्दा है। और इसका क्या है? तो लिरुतुलसा नाम दंता है। और इसकी बात करो तो उपदमानी ओष्ट है। अर्थात एक एक उच्चारण स्थान तो ये हो गया इनका। और दूसरा जो उच्चारण स्थान इन सभी का है वो सभी को याद है। दूसरा क्या माना जाएगा मेरे मित्रों, मेरे लल्लन टोपों? वो दूसरा है नासिका। क्या है? नासिका। दूसरा उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? नासिका हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर इन 5 वर्णों के 2-2 उच्चारण स्थान हैं। साथ में ही अभी 5 वर्ण और भी हैं जो 2-2 स्थान से बोले जाएंगे। अर्थात 5 वर्ण तो ये हो गए जो 2-2 स्थान से बोले जाते हैं। 5 तो ये हो गए हैं, 5 वर्ण और भी ऐसे हमारे पास हैं। उन 5 वर्णों की परिचर्चा भी मैं आप लोगों से करने वाला हूँ। आइएगा, उन 5 वर्णों से भी मैं आप लोगों को मिलाने वाला हूँ, जोड़ने वाला हूँ। लेकिन अभी जो लाइव में आ रहे हैं बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, कल से भी कम लाइव हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिएगा, चाहे एक भी बालक देखेगा तब भी जैसा कि मैंने वादा किया आप लोगों से वो मैं पूर्ण करूंगा। चलिए आइएगा, 5वां जो वर्ण हमारे पास आता है मित्रों, 5वां जो वर्ण हमारे पास आता है यानी छठा वर्ण वो आता है व। और ये वह भी 2 उच्चारण स्थानों से बोला जाता है, 2 जगह से इसको बोला जाता है। कहाँ? वकारस्य दंतोष्टम, एक तो दंत से बोला जाता है और दूसरा इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। 5 वर्ण तो ये हो गए। 5 के बाद में मैं आपको लेकर के चलता हूँ छठे वर्ण की ओर। छठा, 7वां, 8वां, 9वां और ये 10वां। फिर इसके बाद में हमारे पास अगला जो वर्ण आता है यम गणना नाम नासिका। 1 2 3 4 5 6 6 के बाद में 7वां यहाँ डालेंगे हम, 7वां, 8वां, 9वां और ये 10वां।
इसके बाद में जो हमारे पास वर्ण आते हैं वो आता है ए, दूसरा आता है आई, चौथा आता है ओ, और लास्ट 10वें नंबर का जो वर्ण आता है वो होता है औ। आइएगा मित्रों, आप सभी को पता है इनके भी दो दो उच्चारण स्थान हैं। जी गुरुजी, दो दो उच्चारण स्थान हैं। अरे कचू कचू तो तुम भी बोल लिया करो। सर हिंदी की क्लास चल रही है इसलिए बच्चे कम हैं। कोई बात नहीं उमा जी, बाद में देख लेंगे। जिसको संस्कृत अच्छा करना होगा तो बिल्कुल करेंगे बिल्कुल करेंगे। जिनको भी चिंता है कि नहीं मैनू अब बेरोजगार नहीं रहना है, मैनू शिक्षक बनना है, तो फिर वो बिल्कुल देखेंगे। और आप सभी को पता है, आप सभी के आग्रह पे ही मैं ऑनलाइन आया हूँ। बिल्कुल चलिएगा। तो फिर ये आपको याद है कहाँ कहाँ से बोला जाता है। एक तो इसका उच्चारण कंठ होता है, इसका भी कंठ होता है, और दूसरा इन दोनों का उच्चारण स्थान जो होता है मेरे साथियों, मेरे मित्रों, मेरे ललन टोपों, वो क्या होता है, तालु होता है। ऐसे ही इनके भी दो दो होते हैं। एक तो क्या होता है कंठ, इसका भी एक तो क्या होता है कंठ, और इनका जो दूसरा होता है वो क्या होता है ओष्ठ, और इसका भी जो दूसरा होता है वो क्या होता है ओष्ठ होता है। अर्थात ऐसे ये 10 वर्ण हैं जिनके उच्चारण स्थान कितने माने गए हैं, दो दो माने गए हैं। आइएगा, अब यहाँ से एक दो प्रश्नों की बात मैं आपसे करता हूँ, फिर मैं आपको अगले नोट की ओर लेकर के चलूंगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आइएगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं आपको लेकर के आगे बढ़ता हूँ। ले लिया गुरुजी हमने, बहुत बहुत धन्यवाद भरतराज जी। आपके सहयोग से कुछ विद्यार्थी बड़े हैं। आइएगा आगे लेकर के चलता हूं मैं आपको नोट नंबर 3 की ओर। उससे पहले एक दो सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप भी उनका जवाब देने का प्रयत्न कीजिएगा। बिल्कुल गुरुजी हम तैयार हैं, आप सवाल पूछिएगा तो लीजिएगा मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, मेरे नंदुओं। आइएगा सवाल नंबर पहला, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 जैसे मैंने दिया वकारस्य, चलो इसको रहने देता हूं, दूसरा लेता हूं। जैसे मैंने कहा कारस्य, कारस्य उच्चारण स्थानम किम, उच्चारण स्थानम किम। अब ऑप्शन समझना एक बार, क्या मैं ऑप्शन देता हूं, उन ऑप्शनों को आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। पहला जैसे मैंने लिखा कंठः, दूसरा लिखा मैंने नासिका, तीसरा मैंने लिखा मुर्दा, चौथा मैंने लिखा कंठ, नासिका, बताइएगा क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा, मैं आपके आंसर का इंतजार करता हूं। तब तक मैं दूसरे प्रश्न की ओर आपको लेकर के चलता हूं। प्रश्न नंबर 2, यकारस्य उच्चारण स्थानम यकारस्य उच्चारण स्थानम नास्ति। दे दिया। पहले ऑप्शन की ओर मैं लेकर के चलता हूं। आंसर आने आ प्रारंभ हो गए हैं, सभी के डी आंसर आ रहे हैं। बहुत अच्छे मित्रों, बिल्कुल आपका जो आंसर है बिल्कुल सराहनीय आ रहे हैं। इसका भी बताइएगा। जैसे तालु, दूसरा में नासिका, तीसरे में मुर्दा, चौथे में तालु,
नासिका च। इसका भी आंसर दीजिएगा। इसमें आपने शानदार आंसर दिया है मित्रों, मैं प्रसन्नचित्त हूँ कि बिल्कुल आप तन्मयता के साथ पढ़ रहे हैं। दूसरे का भी आंसर दीजिएगा। तब तक मैं तीसरे प्रश्न की ओर आपको लेकर के चलता हूं। जैसे दे दिया यकारस्य उच्चारण स्थानम वर्तते। वही प्रश्न लिया है वापस, ऑप्शन चेंज करूंगा मात्र। तालु, मृदा, कंठ, ओष्ठ, दंत, दंता। बताइएगा। हाँ, दूसरे प्रश्न का जवाब क्या दे रहे हो आप यार? 3। हाँ, कुछ के तो सही आ रहे हैं, जैसे कृष्णा, बिलाला, डी दे रहे हैं। रामबाई ने, बहुत बढ़िया। रामबाई गलत दे रहे हैं आप, रामबाई जी गलत दे रहे हैं आप आंसर। पवन जी लोधा ने भी गलत दिया है। दीपा प्रजापति भी गलत आंसर दे रही है। गौरी शंकर नागर ने सही आंसर दिया है। राधा धाकड़ डी आंसर बता रहे हैं। सोनम कुशवाहा डी बता रहे हैं। पहले मेरे मित्रों, मेरे नंदुओं, मेरे बंधुओं, सवाल अच्छे से पढ़ा करो रे। ये क्या कह रहा है? यकारस्य उच्चारण स्थानम नास्ति। क्या पूछ रहा है? नास्ति, नास्ति। अरे नास्ति रे मेरे देवताओं, नास्ति, नास्ति कह रहा है, नास्ति। तो फिर आपको याद है तालु भी है, नासिका भी है। ये तालु नासिका एक साथ दे दिया तो कौन नहीं है रे? अरे मेरे विद्वानों, मेरे विद्वानों, मुर्दा नहीं है। क्या नहीं है विद्वानों? मुर्दा नहीं है। मुर्दा आपका आंसर होना चाहिए था, बिल्कुल। हाँ, अब आंसर सही आने लगे हैं। अब आंसर सही आने लगे हैं। अब जाकर के सही आंसर दिए हैं। चलो अगले का बताओ। इसका क्या होगा? यकारस्य उच्चारण स्थानम वर्तते। तो फिर इसका क्या होगा? अरे क्या दे रखा है? इच्वेशा नाम तालु। चलो यहां पर थोड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने। इच्वेशा नाम तालु। इसके ऑप्शन सही करता हूं। पहले मैं इसके ऑप्शन सही करता हूं। इसके ऑप्शन सही करता हूं। अब आंसर दीजिएगा इसका। अब मेरे विद्वानों, अब आंसर दो इसका। यकारस्य उच्चारण स्थानम वर्तते। क्या तालु है? क्या कंठ है? क्या ओष्ठ है? क्या दंत है? बिल्कुल, बहुत अच्छे। हाँ पार्वती, अब आंसर आ रहे हैं आपके, बिल्कुल से आ रहे हैं। तालु यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर तालु नहीं होता, नासिका होता, तो फिर क्या कर देते हम? नासिका कर देते। बहुत अच्छे। आइएगा, पहला नोट हमने जाना। अब दूसरे नोट की ओर आप मैं ले चलता हूं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिया गुरुजी हमने स्क्रीनशॉट। चलिए गुरुजी आगे बढ़िएगा, अगली क्लास की ओर लेकर के हमें चलिएगा। चलिए मित्रों, चलिए आगे। गौरी शंकर जी नागर, बहुत बढ़िया। चलो प्रश्न तो यहाँ पर और भी हो सकते हैं, जैसे एक आध प्रश्न और भी पूछ लेता हूं मैं आपसे, लास्ट में पूछूंगा। अब नोट नंबर 2 की ओर लेकर के मैं आपको चलता हूं। निशा मेघवाल जी, बिल्कुल सही आंसर है। लास्ट में सभी के प्रश्न, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों पर परिचर्चा मैं आपसे करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद भरतराज जी। जो बात मुझे कहना चाहिए था, लेकिन मेरे विद्यार्थी मुझे याद है कितना प्रेम करते हैं, उनसे कहने की आवश्यकता नहीं है। कहते ना वो, कहने पर तो साथ सब निभाते हैं, पर बिन कहे साथ निभाए तो कोई बात है। आइएगा मित्रों, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर मैं आपको लेकर के चलता हूं। लीजिएगा अगला प्रश्न, नोट नंबर 2 की ओर मैं आपको लेकर के चलता हूं। चलिए नोट नंबर 2। नोट नंबर 2। अब नोट नंबर 2 क्या है, सुन लीजिएगा एक बार। राधा जी बिल्कुल आइएगा, नोट नंबर 2 की ओर आपको लेकर के चलता हूं। नोट नंबर 2 क्या है, एक बार सुनिएगा। यदि आपसे पूछे
सुनिएगा, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? यदि आपसे पूछे गुरुजी कि विसर्गस्य उच्चारण स्थानम किम, कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, परीक्षा में पूछे कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो फिर आपका जवाब होगा निसंकोच। क्या जवाब होगा विसर्ग का? हम सभी को याद है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। नितेश जी बिल्कुल डाल सकते हैं, मैंने वीडियो बना रखा है, वहाँ पर मैंने बताया है, यूट्यूब पर वीडियो है कौन कौन फॉर्म डाल सकते हैं, उसके बारे में मैंने परिचर्चा की है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वहाँ आपको MP वर्ग 3 का जो पात्रता वाला है वो डाल रखा है, तो फिर वहाँ आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। प्रियंका जी बिल्कुल कंठ है। चलिए आइएगा, आगे बात करता हूँ मैं आपसे। सामान्यतः विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ आपको बताना है, कंठ ही बताना है। लेकिन मित्रों यहां पर जो काम की बात वो ये है कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, यानी सामान्यतः विसर्ग का उच्चारण कंठ है, लेकिन पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वाक्य प्रयोग में, वाक्य प्रयोग में, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वाक्य प्रयोग में, वाक्य प्रयोग में विसर्ग जिस स्वर पर आश्रित होगा, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वाक्य प्रयोग में विसर्ग जिस स्वर के बाद, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वाक्य प्रयोग में विसर्ग का प्रयोग जिस स्वर के बाद, स्वर के बाद किया जाएगा, जिस स्वर के बाद होगा, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वाक्य प्रयोग में विसर्ग का प्रयोग जिस स्वर के बाद होगा, उस स्वर का जो उच्चारण स्थान होगा, जो उच्चारण स्थान होगा वही उच्चारण स्थान, हेलो फोटो को भाई सब बोलो ना, पढ़ा रहे हो? मैं फिर होकर बात करूँ तक भाई साहब, है ना, फिर होकर बात करूँ, मैं लाइव आ रही हूँ अभी यूट्यूब पर। चलो आइएगा मित्रों, जिस तरह से गुरुजी आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा सहयोग अपना भी तो बनता है। धन्यवाद घनश्याम जी, आप मेरे बारे में सोचा। चलो आओ, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वाक्य प्रयोग में विसर्ग का प्रयोग जिस स्वर के बाद होगा, उस स्वर का जो उच्चारण स्थान होगा, उस स्वर का जो उच्चारण स्थान होगा वही उच्चारण स्थान विसर्ग का होगा, वही उच्चारण स्थान विसर्ग का मानना होगा, विसर्ग का मानना होगा। मतलब ये क्या हुआ कि वाक्य प्रयोग में, बहुत बहुत धन्यवाद, वाक्य प्रयोग में विसर्ग का उच्चारण स्थान वो माना जाएगा जिस स्वर के बाद ये प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहां पर एक बार देखिएगा, जैसे मैं लिखता हूं हरि है, मैं आपसे पूछे विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो विसर्ग से उच्चारण स्थानम किम, उच्चारण
स्थानम किम, तो फिर आपका जवाब होना चाहिए। अब यहाँ देखो, यहाँ पर विसर्ग का प्रयोग किसके बाद हो रहा है? एक के बाद। अब एक का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तो फिर विसर्ग का भी क्या बताना पड़ेगा? यहाँ पर आपको उच्चारण स्थान तालु बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? तालु। जैसे मैंने लिखा भानु, भानु, और यहाँ पूछे विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? यहाँ ऊ का उच्चारण स्थान यानी ऊ का उच्चारण स्थान, ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अतः विसर्ग का उच्चारण स्थान भी ओट होगा। अतः विसर्ग का उच्चारण स्थान भी ओष्ठ होगा, ओष्ठ होगा। यानी वाक्य प्रयोग में जिस स्वर के बाद विसर्ग का प्रयोग होगा, स्वर का जो उच्चारण स्थान होगा वही किसका माना जाएगा? विसर्ग का माना जाएगा साथियों। चलिए, आपने कर लिया होगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि अपन आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल गुरुजी, आइएगा मित्रों, आगे मैं आपको लेकर के चलता हूं। चलिए, प्रश्न नंबर नोट, एक आध उदाहरण और भी इसका पूछता हूं, फिर मैं आपको आगे लेकर के चलूंगा। चलिए देखिएगा इधर, जैसे आ गया गोह, गोह, और यहां पूछे कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? विसर्ग का उच्चारण स्थान, विसर्ग का उच्चारण स्थान, विसर्ग का उच्चारण स्थान तो क्या बताओगे? ओ के बाद में आता है, और ओ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओते दो कंठोष्टम। तो विसर्ग का भी क्या बताना पड़ेगा? यहाँ आपको विसर्ग का भी उच्चारण स्थान क्या बताना पड़ेगा? कंठोष्ट बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? कंठोष्ट। क्या बताना पड़ेगा? कंठोष्ट। यहाँ पर आपको विसर्ग का उच्चारण स्थान बताना होगा। बहुत अच्छे मित्रों, आइएगा नोट नंबर 3 से रूबरू आपको मैं कराता हूं। नोट नंबर 3, चलिए नोट नंबर 3 से मैं आपको रूबरू कराता हूं। नोट नंबर 3 लीजिएगा, ये नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 आइएगा। नोट नंबर 3 क्या है मेरे साथियों? नोट नंबर 3 से भी आपको रूबरू कराता हूं, नोट नंबर 3 से भी मिलाता हूं। सुनिएगा अब इधर, अगर वो सामान्यतः आपसे पूछे मेरे लल्लन टोपो, ओ मेरे लल्लन टोपो, कचू कचू तो बोल दिया करो रे, तुम भी कचू कचू तो बोल दिया करो। हाँ जी गुरुजी, हाँ आप पढ़ाते तो हम लिखने में व्यस्त हो जाते हैं, इसलिए हम कमेंट नहीं कर पाते, इसलिए हम कमेंट। अरे मेरे मित्रों, तो लिख काहे को रे? अभी स्क्रीनशॉट ले लो ना, स्क्रीनशॉट ले लेकर रख लो, फिर बाद में लिखने का काम कर लेना। नई बातें लिखा रहा हूं उनको ऐड करते रहो। हाँ जी गुरुजी, हाँ ये भी बात सही है आपकी। हाँ तो मैं यही तो कह रहा हूँ, कचू कचू। चलिए, आशा धनराज जी, वीडियो आता है, आता देंगे तो कोई पूछेगा भी नहीं तुमसे भी। दो तात पढ़ाने वाले हैं यूट्यूब पर, वो भी फ्री में। पूरे बकवास हो, पूरे बकवास हो। क्या कह रहे हो आशा जी धनराज, आपको बकवास लग रहा है? वीडियो हटा दोगे तो कोई पूछेगा भी नहीं तुमसे भी। दो दांत पढ़ने वाले हैं यूट्यूब पर, वो भी फ्री में। पूरे बकवास हो। मेरे से बोल रहे हो क्या आप आशा धनराज जी? हाँ बिल्कुल। अरे आप मेरे से बोल रहे हो क्या आशा जी कि भाई मैं बकवास हूँ, ऐसा है क्या? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको ऐसी उपमा मेरे लिए देने के लिए। चलिए, बहुत अच्छे मैनर से आपके, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छी अच्छी बातें भी कर लेते हो। तो फिर चलिए आइएगा मेरे साथियों, नोट नंबर 3 से मैं आपको अवगत कराता हूँ।
3 नोट नंबर क्या है तो सुनिएगा। यदि आपसे पूछे कि सामान्यतः हकारस्य, यानी है का मतलब है हकारस्य यानी हकारस्य उच्चारण स्थानम किम, उच्चारण स्थान क्या है, ह का उच्चारण स्थान क्या है। सामान्यतः ह का उच्चारण स्थान पूछेगा तो फिर भी आपका जवाब क्या होगा मेरे नंदुओं, मेरे बंधुओं, फिर भी आपका जवाब होना चाहिए, क्योंकि अक्वह विसर्जन या नाम कंठ है, पंक्ति के माध्यम से इसका उच्चारण स्थान भी क्या बताना होगा, कंठ बताना पड़ेगा। हाँ, मुझे कोई बात नहीं भाई, किसी न किसी के ये क्या किसी न किसी चैनल के देवता होंगे, किसी न किसी चैनल के द्वारा इनको भेजा गया होगा कि जाओ आप वहाँ ऐसा कमेंट करके आ जाओ। अरे नहीं भरतराज जी, कोई बात नहीं है, अपना अच्छे भी, क्योंकि अपन जानते हैं कि 5 अंगुलियां हैं, 5 अंगुलियां कोई छोटी है कोई बड़ी है, कुछ अच्छे भी लोग होते हैं कुछ बुरे भी होते हैं। हो सकता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनके पल्ले नहीं पड़ रहा हो, उनके समझ में नहीं आ रहा हो। इसलिए अपना हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, स्वतंत्रता है, इसलिए उनको स्वतंत्रता है। पर कहते हैं ना कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बिना श्रद्धा से कहीं भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, चाहे पूरी दुनिया में कहीं भी आप घूम जाइएगा। चलिए, हाँ बिल्कुल 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 घनश्याम जी आप सही बोल रहे हैं, ये 200 में से वो 2-4 में आते हैं, वो 200 में से 2-4 ही में ये आते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, नहीं अपन ब्लॉक नहीं करेंगे, स्वागत है, ऐसे ऐसे मित्रों का भी स्वागत है, ऐसे मित्रों का भी स्वागत है अपने यहाँ तो। और नहीं, इनको पढ़ना तो है लेकिन इन्होंने अभी अपन को देखा कहाँ है। तो अपन बुरा नहीं मान रहे, मैं कहाँ बुरा मान रहा हूं, मैं तो कहता हूं निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छुआए, बिन पानी बिन साबुन बिन निर्मल करे सुबाए। अपन कहाँ बुरा मानते हैं। बिल्कुल स्वागत है आपका पोलिटी विद सुशील सर, ये भी हमारे साथी हैं, सर्जन क्लासेज में पढ़ाते हैं, पोलिटी ये पढ़ाते हैं, शानदार पढ़ाते हैं, इनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन है संस्कृत बाय अंशराज सर यूट्यूब चैनल पर। चलिएगा, चलिए आइएगा मित्रों, आगे बात करता हूं, सुन लीजिएगा। सामान्यतः आपसे पूछे कि हकार से उच्चारण स्थानम किम, तो फिर आपका जवाब होना चाहिए मित्रों, क्या होना चाहिए, कंठ होना चाहिए। लेकिन यहां पर मित्रों मैं बता दूं आपको, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, शिक्षा के अनुसार, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वाक्य प्रयोग में, वाक्य प्रयोग में, वाक्य प्रयोग में, वाक्य प्रयोग में, वाक्य प्रयोग में यदि, वाक्य प्रयोग में यदि है के बाद, किसके बाद, है के बाद, है के बाद, है के बाद, वाक्य प्रयोग में है के बाद अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, व्यंजन या वर्ग का पंचम वर्ण, वर्ग का पंचम वर्ण, वर्ग का पंचम वर्ण, वर्ग का पंचम वर्ण। अब अंतस्थ वर्ण आप जानते हो, अंतस्थ वर्ण किन्हें कहते हैं, तो मैं लिख देता हूं, य व र ल, ये होते हैं। और पंचम वर्ण कौन से होते हैं, तो गुरुजी पंचम वर्ण भी आप जानते हो, य ण न और म, ये पंचम वर्ण होते हैं। यानी है के बाद, वाक्य प्रयोग में है के बाद, संस्कृत पढ़ाने नहीं पॉलिटी पढ़ाने आएंगे मेरे बाद में, उनकी क्लास लगती है। हाँ बिल्कुल राधा जी, कोई दिक्कत नहीं है। गौरी शंकर नागर सर, आपको ऐसा बोला मेरे को गुस्सा आ रहा है। अरे कोई बात नहीं गौरी जी, चलिए
बिल्कुल बिल्कुल आइएगा मित्रों, स्वागत है आपका। चलिए देखिएगा, पंचम वर्ण हो तो, पंचम वर्ण हो तो, पंचम वर्ण हो तो ह का उच्चारण स्थान, ह का उच्चारण स्थान, ह का उच्चारण स्थान, ह का उच्चारण स्थान, ह का उच्चारण स्थान उरस, उरस, ह का उच्चारण स्थान, ह का उच्चारण स्थान उरस, उरस या वक्ष स्थल माना जाएगा। वक्ष स्थल, वक्ष स्थल माना जाएगा, माना जाएगा। किसका? है का उच्चारण स्थान क्या माना जाएगा? वक्ष स्थल या उरस माना जाएगा। याद रखिएगा अच्छे से, यहां से भी अनेक बार सवाल पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। एक बार मैं आपको अब वाक्य प्रयोग के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से आपको यहां पर समझा देता हूं। प्रियंका जी रघुवंशी कहते हैं ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। क्या बात है प्रियंका जी, अच्छी पहेलियां बुझा लेते हो, आप भी अच्छी पहेलियां कह लेते हो, बिल्कुल। चलिए आएगा मित्रों, सूरज बूंदी गुरुजी मुझे तो पता ही नहीं चला लाइव आए उसका। चलो कोई बात नहीं, अब चल गया ना। चलिए आइएगा, मैं आपको उदाहरणों की ओर ले करके चलता हूं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ गुरुजी, हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब हम चलते हैं। चलिए चलते हैं, आइएगा। बात करता हूं मैं आपसे, तो यहां पर इतना याद रखिएगा, पहले पद में क्या होगा? होगा, और है के बाद में कौन आएगा? ये तो य व र ल होगा, या फिर कौन होगा? य ण न म होगा। तो फिर है का उच्चारण स्थान क्या होगा? है का उच्चारण स्थान गुरुजी हम बता देंगे कि या तो उरस ऑप्शन में मिलेगा, और उरस नहीं मिलेगा तो फिर हमें वक्ष स्थल मिलेगा। क्या मिलेगा? वक्ष स्थल। इसका क्या बताएंगे? है का उच्चारण स्थान हम बताएंगे। जैसे मेरे विद्यार्थियों, मेरे लल्लन टॉपों, जैसे मैं आपको उदाहरण की ओर लेकर के चलता हूं। जैसे एक उदाहरण में यहां लिखता हूं, लिखिएगा गुरुजी। जैसे मैंने लिखा है य अनंतः, क्या लिखा मैंने? हये अनंतः। ये वाक्य प्रयोग दे दिया और पूछे कि यहाँ, यहाँ है का उच्चारण स्थान क्या होगा? है का उच्चारण स्थान। यहाँ है का उच्चारण स्थान किसका? है का उच्चारण स्थान, है का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान क्या होगा? तो फिर आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा मेरे साथियों। क्या बताना पड़ेगा? क्या बताना पड़ेगा गुरुजी? क्या बताएंगे? तो यहाँ आपको बताना पड़ेगा उरस या फिर वक्ष स्थल, वक्ष स्थल। क्या बताना पड़ेगा? उरस या वक्ष स्थल। यहाँ पर आपको इसका उच्चारण स्थान बताना होगा। चलिए और एक आध उदाहरण और बताता हूं। जैसे मैंने लिखा, क्या लिखा? आवानम, आवाहनम, आह्वानम। और यहां पूछे कि बताओ यहां अ का उच्चारण स्थान, तो फिर क्या बताओगे? उरस या वक्ष स्थल। जैसे तीसरा मैं लिखता हूं र, जैसे मैंने लिखा हिरी, और यहां भी पूछे कि है का उच्चारण स्थान, है का उच्चारण स्थान। जैसे मैं चौथा लेता हूं, क्या लेता हूं? आलाइदतम, आलाइदतम लिखिएगा। आलादनम, आलादनम लिख देता हूं, आलादनम। तो यहाँ भी है का उच्चारण स्थान पूछेगा, है का, तो क्या बताओगे? उरस। जैसे पांचवे की ओर मैं आपको ले चलता हूँ। पांचवा जैसे कोई भी ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया, हाँ, ब्राह्मण, ब्रा ब्राह्मण, ब्राह्मण है। यहाँ है का उच्चारण स्थान क्या होगा?
तो इन सब में है का उच्चारण स्थान आपको मेरे साथियों, मेरे नंदुओं, मेरे बंधुओं क्या बताना पड़ेगा? उरस या फिर वक्षस्थल। क्या बताना पड़ेगा? उरस या वक्षस्थल। बिल्कुल गुरुजी हम कर लेंगे। इन सब में है का उच्चारण स्थान क्या होगा? उरस या वक्षस्थल यहाँ पर आपको स्वीकार करना होगा। सर प्लीज बताइए वर्ग 1 की क्लास लेते हैं क्या? नहीं, अभी वर्ग 1 की तो मैं क्लास नहीं लेता हूँ, लेकिन वर्ग 2 की मैं क्लास लेता हूँ, वर्ग 3 की क्लास लेता हूँ। लेकिन ये उच्चारण स्थान सभी में आते हैं, चाहे वर्ग 1 हो, चाहे वर्ग 2 हो, चाहे वर्ग 3 हो, चाहे राजस्थान रेट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, कोई सा भी एग्जाम हो, उच्चारण स्थान सभी में आते हैं। मुकेश जी लववंशी नमस्कार, स्वागत है मुकेश जी आपका भी। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर 1-2 प्रश्नों की परिचर्चा मैं आपसे करता हूं। बिल्कुल गुरुजी, ले लिया गुरुजी हमने स्क्रीनशॉट, अब आप आगे बढ़िएगा। चलिए मित्रों, अब 1-2 प्रश्न मैं आपसे करता हूं और फिर अपनी जो उच्चारण स्थान है, इस प्रकार हमने संपूर्णता के साथ सभी उच्चारण स्थानों को जाना। अब मैं आपको यहाँ पर 1-2 सवाल यहाँ पर आपसे कर लेता हूं। चलिए जैसे प्रश्न नंबर 1, जैसे प्रश्न नंबर 1 लेता हूं, जैसे प्रश्न नंबर 1 लेता हूं और प्रश्न के माध्यम से आपसे जुड़ता हूं। जैसे मैंने लिखा है नुते, अनुते, इत्यत्र, इत्यत्र, हकारस्य, हकारस्य, उच्चारण स्थानम, उच्चारण स्थानम किम। अब ऑप्शन देता हूं मित्रों मैं आपको। जैसे मैंने ऑप्शन दिया कंठः, तालु, मुर्दा, उरस। आंसर दीजिएगा, मुझे आंसर दीजिएगा। आपके आंसर का मैं इंतजार करता हूं। प्रश्न नंबर 2 जब तक मैं लिखता हूं और आप आंसर दीजिएगा, आप आंसर दीजिएगा, तब तक मैं प्रश्न नंबर 2 लिखता हूं। चलिए एतेषु वर्णेषु, एतेषु वर्णेषु, आंसर आने प्रारंभ हो गए हैं, डी आंसर आ रहे हैं। सर जी वर्ग 2 संस्कृत सुपर टेस्ट, बिल्कुल टेस्ट सीरीज चल रही है। आप संस्कृत कृतिका संस्कृत क्लासेज यूट्यूब प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। उरस लिख दिया है। सर जी आपके बारे में मैंने पढ़ा, अकेला जी बिल्कुल। डी आंसर आ रहे हैं। भरतराज जी ने 4 बताया है, प्रियंका रघुवंशी 4 बता रही हैं, बिल्कुल। गौरी शंकर जी ने भी 4 बताया है, उरस बताया है, बिल्कुल बहुत अच्छे मेरे साथियों। यहाँ पर आपका जवाब उरस ही होगा। एतेषु वर्णेषु, एतेषु वर्णेषु मूर्धन्य, एतेषु वर्णेषु शिरस, शिरस, एतेषु वर्णेषु मूर्धन्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण नास्ति, एतेषु वर्णेषु मूर्धन्य वर्ण नास्ति, एतेषु वर्णेषु मूर्धन्य वर्ण नास्ति। ऑप्शन दे रहा हूं, री, ली, ट, स। बताइएगा, आंसर दीजिएगा। राधा धाकड़, डी लॉक किया जाए, बिल्कुल कर दिया जाए, हो गया वो तो लोग। अब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप बताइएगा, तब तक मैं प्रश्न नंबर 3 की ओर आपको लेकर के चलता हूं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3,
नद्येः इत्यत्र विसर्गस्य उच्चारणस्थानं वर्तते। आंसर आने प्रारंभ हो गए हैं। बी आंसर आ रहे हैं। उमा जी बी बता रहे हैं। घनश्याम गौरीशंकर जी ने सर आपकी बुक बी है क्या? गौरीशंकर जी टाइम लगेगा बुक में, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, टाइपिंग हो चुकी है, प्रूफ करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। श्री राम जोड़ जी भी बता रहे हैं। पवन जी लोधा ने भी बताया है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका जो आंसर है मित्रों, बिल्कुल बी ही यहाँ पर होगा, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान दंत है, बाकी सब मूर्धन्य वर्ण है। बताइएगा यहाँ। चलो, ये तो मैंने सामान्य प्रश्न पूछ लिया, थोड़ा थोड़ा अटके पूछता हूं। चलिए, ये तो सामान्य प्रश्न हो गया है। चलिए, श्रीह बताइएगा यहाँ विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। अब बताइएगा। तालु, कंठ, नासिका, मुर्दा। बताइएगा प्रश्न नंबर 3 का आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 3 का आंसर बताइएगा जल्दी से। 3 का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। मधुसूदन प्रसाद उमलिया तालु बता रहे हैं। बताइएगा। प्रियंका जी रघुवंशी ए बता रहे हैं। घनश्याम गुजर तालु, बहुत अच्छे घनश्याम जी। उमा यादव कंठ बता रहे हैं। उमा जी ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर विसर्ग का उच्चारण स्थान, क्योंकि विसर्ग का प्रयोग किसके बाद हो रहा है? ई के बाद। अब ई का उच्चारण स्थान तालु होता है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग का उच्चारण स्थान भी क्या माना जाएगा? तालु माना जाएगा। आपका यहाँ पर ए आंसर होना चाहिए था। चलिए, आप सभी विद्वान साथी मेरे से जुड़े। संपूर्ण उच्चारण स्थानों के आज की क्लास के माध्यम से हमने जाना। कल 6 बजे आप जुड़ना मत भूलिएगा। 6 बजे वापस जो प्रयत्न है, प्रयत्नों को भी एक ही क्लास के माध्यम से हम जानने वाले हैं। संपूर्ण प्रयत्नों की परिचर्चा में कल की क्लास के माध्यम से आप लोगों से करने वाला हूं। इसलिए मित्रों, अभी मैं क्लास डालने वाला हूं। सभी स्टेटस लगाइएगा, सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी बच्चे अपन से जुड़ सकें और अभावग्रस्त जो भैया बहन हैं वो सभी इस क्लास को प्राप्त कर सकें और सभी परीक्षा में अच्छा कर पाए। ऐसी मेरा मानना है। आप लोगों के ही ऊपर ये काम मैं जिम्मे सौंपता हूँ, आप लोगों को ही करना है। चलिए, आप सभी मेरे से जुड़े, इसलिए आप सभी का पुनः दिल से बहुत बहुत आभार। कल 6 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद मित्रों। चलिए।